गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो 9th चैप्टर चल रहा है उपसहसंयोजक यौगिक, उसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ऐसे शब्द जो हमें काम आएंगे, इनके बिना हम उपसहसंयोजक यौगिकों को समझ नहीं सकते। तो एक एक को हम देखेंगे। उपसहसंयोजक यौगिक होते क्या हैं? जिनमें जटिल भाग में कोई धातु परमाणु अन्य उदासीन परमाणु या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, धातु परमाणु से जो लिगेंड है वो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो अब इनकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले देखो, समन्वय क्षेत्र, समन्वय क्षेत्र या समन्वय मंडल या उपसहसंयोजक क्षेत्र, क्योंकि उपसहसंयोजक बनते हैं इसमें। या जटिल क्षेत्र, कुछ भी बोल सकते हो। जटिल क्षेत्र, समन्वय मंडल, कॉम्प्लेक्स पार्ट या उपसहसंयोजक क्षेत्र क्या होता है? किसी उपसहसंयोजक यौगिक का वह भाग जिसमें धातु परमाणु अन्य प्रजातियों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर उपस्थित होता है। क्या इसकी डेफिनेशन होगी? किसी उपसहसंयोजक यौगिक का वह भाग जिसमें किसी उपसहसंयोजक यौगिक का वह भाग जिसमें धातु परमाणु कुछ प्रजातियों के साथ स्पीसीज आयन भी हो सकते हैं। प्रजाति का मतलब कोई आयन या उदासीन अणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर उपस्थित हो। जटिल क्षेत्र कहलाता है। जटिल क्षेत्र या उपसहसंयोजक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और जटिल क्षेत्र में ही जैसे K4FeCN का होल 6, तो यहां पर देखो ये जो धातु परमाणु है ये Cn के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर उपस्थित है। तो इस वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? जटिल क्षेत्र या उपसहसंयोजक मंडल। जटिल क्षेत्र, ये पार्ट कहलाएगा आपका जटिल क्षेत्र। और जटिल क्षेत्र में ही धातु परमाणु जितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उन उपसहसंयोजक बंधों की संख्या के आधार पर इसकी ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। जैसे यहां पर 6 बंध उपसहसंयोजक बंध बनाए, तो इसकी जो ज्यामिति और संकरण है उनका निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है। तो जटिल क्षेत्र की ज्यामिति व
संकरण का निर्धारण धातु, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, कल भी बताया था। अब इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु CMA, सेंट्रल मेटल एटम। CMA की समन्वय संख्या के आधार पर किया जाता है। समन्वय संख्या बोल देते हैं, या उप सह संयोजन संख्या, या उप सह संयोजन संख्या के आधार पर किया जाता है। के आधार पर किया जाता है। उप सहसंयोजन संख्या कुछ भी नहीं है, उप सहसंयोजक बंधों की संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा बनाए गए उप सहसंयोजक बंधों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। इसके आधार पर क्या संकरण होगा, क्या ज्यामिति होगी आपके जो समन्वय क्षेत्र है उसकी, उसे अपन देखते हैं। तो उसे अपन समन्वय बहुफलक भी बोलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये CMA है, ये आपके क्या कहलाते हैं? लिगेंड। और ये आपका सरल क्षेत्र है, आयनन क्षेत्र है, ये आयनन भाग है। ठीक है भाई, अब देखते हैं दूसरा पार्ट जो इससे निर्धारित होगा, बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या से। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। समन्वय बहुफलक, समन्वय बहुफलक दूसरा। समन्वय बहुफलक ये क्या होता है? केंद्रीय परमाणु या आयन से, केंद्रीय धातु परमाणु, धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े, सीधे जुड़े लिगेंड, सीधे जुड़े लिगेंड की दिक् स्थान व्यवस्था को, दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। समन्वय बहुफलक कहते हैं। जैसे देखो, समन्वय बहुफलक कैसे बनेगा? आपकी उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या के आधार पर आपका संकरण निर्धारित होगा। क्या निर्धारित होगा? संकरण। और उस संकरण के आधार पर उसकी आकृति वह ज्यामिति निर्धारित होगी। जैसे
मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? 2। मतलब 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 उप सहसंयोजक बंध बने, तो संकरण होगा sp। आकृति कैसी होगी? रेखीय। इसकी आकृति कैसी होगी? रेखीय। इस तरह से ये मेटल और ये लिगेंड, इस तरह की ज्यामिति होगी 180 डिग्री। अगर उप सहसंयोजन संख्या 3 है तो संकरण क्या होगा? sp2। संकरण क्या होगा? sp2। तो इसकी ज्यामिति क्या होगी? समतल त्रिकोणीय। और ये इस तरह से रहेगी कुछ। ये आपके लिगेंड बन गए। ये समतल त्रिकोण। और अगर आपके 4 उपसहसंयोजन संख्या, मतलब उपसहसंयोजक बंध केंद्रीय धातु से जो उपसहसंयोजक बंध बने वो 4 बने, तो आपके 2 पॉसिबिलिटी है। या तो आपका sp3 संकरण हो सकता है या आपका dsp2 संकरण हो सकता है। अब कब sp3 होगा, कब dsp2 होगा, ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये अपनी शब्दावली हो जाएगी। उसके बाद इनका नामकरण पढ़ेंगे, नामकरण के बाद समावयवता, और समावयवता के बाद इन यौगिकों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे वीबीटी और सीएफटी के आधार पर। तो उस समय बताया जाएगा आपको कि sp3 संकरण और dsp2 संकरण है चीज वही। देखो इसमें भी 4 संकृत कक्षक है, इसमें भी 4 संकृत कक्षक है। तो sp3 संकरण है तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, चतुष्फलकीय। और dsp2 संकरण है तो आपकी जो ज्यामिति होगी वो समतल वर्गाकार होगी, समतल वर्गाकार। ये आपको नोट करना है, अच्छे से याद रखना है इसको। चतुष्फलकीय ज्यामिति तो आप जानते हो, मेटल, एक लिगेंड यहां, एक ये, एक ये और एक ये। 109 डिग्री 28 मिनट वाला कोण होता है, 109.5 डिग्री। समतल वर्गाकार कैसे बनेगा? मेटल, मेटल से ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा? समतल वर्गाकार। तो ये वाली ज्यामिति तो चतुष्फलकीय, ये वाली ज्यामिति समतल वर्गाकार, तो ये हो सकती है। ध्यान से आपको देखना है। चौथा आपका आता है जब 5 बॉन्ड बनाए तो ज्यामिति sp3d या dsp3 होगी। या तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा या dsp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये आप जानते हो, पढ़ चुके हैं संकरण में। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बनता है sp3d, और dsp3 है तो वर्गाकार पिरामिडीय बनेगी, वर्गाकार पिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आपको पता है कैसे बनती है? मेटल, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक यहां। ये तो समतल त्रिकोणीय हो गया आपका, और इसमें ऊपर L और ये नीचे है, ये द्विपिरामिडीय। ये वाली ज्यामिति रहेगी कब? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। sp3d संकरण है, और वर्गाकार पिरामिडीय मैं इसी के नीचे बना रहा हूं, वर्ग बना लो आप। देखो लिगेंड जोड़ दिए, लिगेंड्स की व्यवस्था हो गई,
और एक ये तो वर्गाकार हो गया, और इसमें एक ऊपर लिगेंड जो है, ये पिरामिड बन गया, ये वर्गाकार पिरामिड हो गया। ठीक है भाई, आगे लास्ट एक और पॉइंट बचा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली आकृति और बना देता हूं लास्ट। यहां पर एम से तो सेंट्रल मेटल आयन को दर्शाया है, केंद्रीय धातु परमाणु, और एल क्या है, लिगेंड है, जो उससे उपसहसंयोजक बंध बना रहे। हाँ भाई, मिटा देता हूं ये। लास्ट पांचवा पॉइंट और बचा है आपका, जब 6 बंध बनाए, क्या हो, जब 6 बंध बनाए, 6 बनाएगा तो संकरण क्या होगा, या तो sp3d2 या d2sp3, और इन दोनों ही कंडीशन में आकृति आपकी अष्टफलकीय बनेगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अष्टफलकीय ज्यामिति आप जानते हो, मेटल, ये आपके 4 लिगेंड तो वर्गाकार, और ये एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, वर्गाकार द्विपिरामिडीय हो गई या अष्टफलकीय। ठीक है भाई, अब आपके लिए देखो, ये पूरी टेबल बनवा दी मैंने, लेकिन इसमें से बस अपन दो, हमारे 12th क्लास में केवल 2 ही आकृतियां रहती हैं, 2 तरह की पॉसिबिलिटी हैं, एक तो उपसहसंयोजन संख्या 4 और एक उपसहसंयोजन संख्या 6। एक तो आपकी 4 वाली जिसमें ज्यामिति sp3 या dsp2 थी, या तो ये रहेगी sp3 है तो चतुष्फलकीय वाली, तो ये 2 ही आपको ध्यान में रखनी है माइंड में, ठीक है ना। अपने कोर्स में केवल अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय वाली है, समन्वय संख्या 6 और 4 के यौगिकों का अध्ययन करेंगे अपने सिलेबस में, तो इन्हीं को देखना है, इन्हीं का ध्यान रखना है। बाकी मैंने सारी बता दी है आपको, और भी जो एक्स्ट्रा थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाली को लिख लेना। अब देखते हैं आगे। देखो, समन्वय क्षेत्र पढ़ लिया अपन ने, अब देखते हैं आयनन क्षेत्र। तीसरी डेफिनेशन है आयनन क्षेत्र। आयनन क्षेत्र क्या होता है, समन्वय क्षेत्र या जटिल क्षेत्र के, समन्वय क्षेत्र या जटिल क्षेत्र के अतिरिक्त बचा हुआ वह भाग जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, क्या कहलाता है, आयनन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, आयनन क्षेत्र। जैसे K4FeCN6, तो जो बड़े ब्रैकेट में बंद है वो तो समन्वय क्षेत्र या जटिल, समन्वय या जटिल, और जो बाहर है बचा हुआ भाग, ये आपका आयनन क्षेत्र है, ये पूर्णतः आयनन हो जाता है। जब इसको जल में घोलोगे आप, तो आपको 4K+ आयन, तो देखो पोटेशियम आयन पूर्णतः आयनित हो गया, ये तो आयनन क्षेत्र हो गया। ये आपका जटिल क्षेत्र हो गया, FeCN6-4। यहां पर जो ये लिगेंड के नीचे संख्या लिखी रहती है, ये इसकी समन्वय संख्या है, ये इसकी क्या है, Fe की समन्वय संख्या 6, अष्टफलकीय है ये।
ये पता लग गया आपको। इसके बाद देखो केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सीएमए या सीएमआई। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? समन्वय क्षेत्र में उपस्थित वह धातु, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर उपस्थित वह धातु जो अन्य प्रजातियों के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उपसहसंयोजक बंध बनाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? समन्वय क्षेत्र में उपस्थित वह धातु या धातु आयन जो अन्य प्रजातियों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाती है। क्या कहलाती है? सीएमए कहलाती है। सीएमए या सीएमआई कहलाती है। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। और सामान्यतः सीएमए की तरह जो व्यवहार करती है वो डी ब्लॉक की धातुएं करती है। अपने डी ब्लॉक में भी पढ़ा था कि जटिल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक बनाने की क्षमता रखती है। सामान्यतः डी ब्लॉक की धातुएं सीएमए की तरह व्यवहार करती है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? रिक्त डी कक्षक होते हैं। रिक्त डी कक्षक, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? रिक्त डी कक्षक होते हैं जिनमें ये लिगेंडों द्वारा दिए गए लोन पेयर ग्रहण कर सकती है। अतः ये किसकी तरह बिहेव करेंगी? लुईस अम्ल की तरह। अतः ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करती हैं। तो आई बात समझ में? केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन क्या है? समन्वय क्षेत्र में उपस्थित वह धातु परमाणु या धातु आयन जो अन्य प्रजातियों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, सीएमए या सीएमआई कहलाता है। और मुख्यतः सीएमए की तरह व्यवहार कौन करता है? डी ब्लॉक की धातुएं, क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं जिनमें ये लिगेंडों द्वारा दिए गए लोन पेयर को ग्रहण कर सकती हैं। इस कारण से ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करती हैं। तो ये आपके क्या हो गया? केंद्रीय धातु परमाणु। अब देखते हैं लिगेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। लिगेंडों के प्रकार।
या लिगेंड, पहले लिगेंड पढ़ेंगे। लिगेंड क्या होते हैं? चौथा आपका लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणु, अणु या आयन ही क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर, इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसह संयोजक बंध बनाने वाले परमाणु, अणु या आयन, ये आवेशित भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं, आयन ही लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड कहलाते हैं भाई। ऐसे परमाणु जो लोन पेयर रखते हैं वो भी लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं। लिगेंड की तरह बिहेव कौन कौन करेंगे? जिनके पास लोन पेयर हो या जो ऋणावेशित हो, ठीक है ना। जो भी अणु, परमाणु या आयन जिनके पास लोन पेयर है या जो ऋणावेशित हैं, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, इसलिए ये लुईस छार की तरह बिहेव करते हैं, लुईस छार की तरह बिहेव, ठीक है ना। तो लिगेंड क्या हो गए? केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणु, अणु या आयन, वो आपके क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। जैसे K4FeCN6, तो यहाँ पे Cn है जो Cn माइनस, ये आयरन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, तो ये सारे, ये क्या है? लिगेंड है। Cn क्या है? लिगेंड। और ये जो 6 संख्या लिखी है, ये क्या है? इसकी उपसहसंयोजन संख्या या उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, ठीक है। ये आपका CMA हो गया, ये आपका क्या हो गया? आयनन क्षेत्र, ये आपका पूरा जटिल क्षेत्र हो गया। तो अब तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग है ये। अब देखते हैं लिगेंडों के प्रकार। लिगेंडों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखो, लिगेंडों को पहले तो 2 भागों में विभक्त किया गया है, 2 आधार पर। एक तो लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर, 2 आधार पर बांटा गया है। पहला आवेश के आधार पर, और दूसरा है जो वो बांटा गया है इनके द्वारा जो लोन पेयर दिए जाते हैं दंतुकता के आधार पर, दंतुकता के आधार पर, के आधार पर। दंतुकता मतलब है कि कितने वो लोन पेयर दे रहे हैं, कितने उपसहसंयोजक, एक लिगेंड कितने उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, उस आधार पर। तो आवेश के आधार पर ये आपको पता है
धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। आपके ये मोस्ट है ऋणावेशित और उदासीन, क्योंकि धनावेशित लिगेंड एक दो ही हैं जो बना लेते हैं, काम में आ जाते हैं, बाकी ऋणावेशित और उदासीन ही ज्यादा है। और दंतुकता के आधार पर देखो, जो एक उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, जो लिगेंड केंद्रीय धातु के परमाणु के साथ केवल एक लोन पेयर दे रहा है, एक उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, उसको बोलेंगे एक दंतुक लिगेंड, मोनोडोनेंट, एक दंतुक। जो दो लोन पेयर दे रहा है वो द्विदंतुक, और जो दो से ज्यादा दे रहा है वो बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक, बहुदंतुक में आपके त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक आ जाते हैं। समझ गए होंगे, ये एक लोन पेयर दे रहा है, ये दो लोन पेयर देता है। बहुदंतुक में दो से ज्यादा, तीन दे सकता है, चार दे सकता है, पांच दे सकता है, छह दे सकता है। और एक होते हैं आपके उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड, एम्फीडेंट, जिनमें दो परमाणु है जो लोन पेयर दे सकते हैं, एक टाइम पर एक ही परमाणु देता है। इन सब के बारे में कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। इन सब के मैं एग्जाम्पल लिखाऊंगा, उनके नाम लिखाऊंगा, उन पर क्या आवेश होता है, कौन सा उदासीन है, कौन सा ऋणावेशित है, कौन सा एक दंतुक है, कौन सा द्विदंतुक है। सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उपसहसंयोजक यौगिकों को समझने के लिए। इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने और उनके नाम ध्यान रखने, वो ही काम में आएंगे। आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं फिर।